कल्पना कीजिए कि आपके घर में एक इमरजेंसी स्विच लगा है। इसे दबाते ही घर के सारे नियम बदल जाते हैं। कौन कहां जाएगा, क्या करेगा, ये सब अब कोई एक ही तय करेगा। सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन भारतीय संविधान में देश के लिए ठीक ऐसी ही एक व्यवस्था है। आज हम संविधान के इन्हीं आपातकालीन प्रावधानों यानी इमरजेंसी प्रोविजंस की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि ये प्रावधान क्यों बनाए गए और कैसे ये पूरे देश के शक्ति संतुलन को एक झटके में बदल सकते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत को समझने के लिए हमें दो शब्दों को पकड़ना होगा, संघीय ढांचा और एकात्मक ढांचा। संघीय ढांचा यानी शक्तियों का बंटवारा, जहां केंद्र और राज्यों की अपनी अपनी ताकत है, जैसे हमारे देश में सामान्य तौर पर होता है। और एकात्मक ढांचा? एकात्मक ढांचा मतलब सारी शक्तियां एक ही जगह यानी केंद्र के पास आ जाना। आपातकाल की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये हमारे संघीय ढांचे को अस्थायी रूप से एकात्मक में बदल देता है। जैसा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, ये भारतीय संविधान की एक अनोखी खूबी है। संविधान में मुख्य रूप से 3 तरह के आपातकाल का जिक्र है। राष्ट्रीय आपातकाल मतलब अनुच्छेद 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। ठीक है, तो चलिए इस सबसे बड़े वाले स्विच से शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल। दस्तावेज बताते हैं कि इसे लगाने का आधार है युद्ध, बाहरी हमला या सशस्त्र विद्रोह। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खतरा होने से पहले भी इसे लगाया जा सकता है। हाँ, अगर राष्ट्रपति को लगे कि खतरा बहुत करीब है तो वो इसकी घोषणा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सशस्त्र विद्रोह शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये हमेशा से ऐसा नहीं था। मूल संविधान में इसकी जगह एक बहुत ही कह सकते हैं धुंधला सा शब्द था, आंतरिक गड़बड़ी। आंतरिक गड़बड़ी, ये तो बहुत ही खतरनाक शब्द लगता है। इसका मतलब तो सरकार किसी भी बड़े विरोध प्रदर्शन को, किसी भी आंदोलन को देश के खिलाफ बताकर इमरजेंसी लगा सकती थी। बिल्कुल, और यही हुआ भी। 1975 का जो विवादित आपातकाल था वो इसी आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाया गया था। इस शब्द की कोई साफ परिभाषा नहीं थी जिसका दुरुपयोग हुआ। इसी अनुभव से सीखते हुए 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए इस शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। यानी अब सरकार सिर्फ विरोध प्रदर्शन के आधार पर इमरजेंसी नहीं लगा सकती जब तक कि लोग हथियार न उठा लें। सही समझे, ये दायरे को बहुत सीमित कर देता है। तो ये फैसला लेता कौन है? क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को फोन करके कह सकते हैं कि इमरजेंसी लगा दीजिए? पहले ऐसा हो सकता था, लेकिन अब नहीं। 1975 में यही आरोप लगा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कैबिनेट से बिना औपचारिक सलाह लिए ही राष्ट्रपति से अनुशंसा कर दी थी। इसी को रोकने के लिए 44वें संशोधन ने एक और दीवार खड़ी की। अब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकते हैं जब मंत्रिमंडल उन्हें लिखित सिफारिश दे। सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह काफी नहीं, पूरी कैबिनेट की लिखित सहमति चाहिए। एक मिनट, लिखित सहमति पर मैं रुकना चाहूंगा। ये सुनने में तो बहुत बड़ा सेफगार्ड लगता है, लेकिन क्या ये वाकई इतना मजबूत है? अगर किसी प्रधानमंत्री का अपनी कैबिनेट पर पूरा कंट्रोल हो तो क्या ये सिर्फ एक औपचारिकता बनकर नहीं रह जाएगा? आपका सवाल बहुत वाजिब है। कानून के नजरिए से तो ये एक मजबूत दीवार है। ये सुनिश्चित करता है कि फैसला किसी एक व्यक्ति का ना हो बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी हो। लेकिन राजनीति में, जैसा आपने कहा, इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि कैबिनेट में प्रधानमंत्री के फैसले पर सवाल उठाने की कितनी हिम्मत है। फिर भी एक लिखित रिकॉर्ड होना अपने आप में एक बहुत बड़ा चेक है। और मान लीजिए सरकार इन सब के बावजूद इसका गलत इस्तेमाल करती है, तो क्या हम और आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं? हाँ, अब खटखटा सकते हैं। शुरुआत में ऐसा नहीं था। 38वें संशोधन ने आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बासर कर दिया था। मतलब अदालत इस पर सवाल नहीं कर सकती थी। लेकिन 44वें संशोधन और फिर 1980 के ऐतिहासिक मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इसे बदल दिया। अब अदालत में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि घोषणा बुरे इरादे से या बेतुके तथ्यों के आधार पर की गई है। चलिए, घोषणा हो गई, इसके बाद क्या होता है? क्या ये अनिश्चित काल तक चल सकती है? नहीं, घोषणा होने के 1 महीने के अंदर इसे संसद के दोनों सदनों से पास करवाना जरूरी है। पहले ये समय सीमा 2 महीने थी, इसे भी 44वें संशोधन ने कम किया। और ये पास भी साधारण बहुमत से नहीं होता, इसके लिए विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत?
इसको जरा आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब है 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, और दूसरी, सदन में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। जी। ये एक बहुत ऊंची दहलीज है ताकि कोई भी सरकार आसानी से ऐसा न कर पाए। एक बार मंजूरी मिलने पर यह 6 महीने तक जारी रहता है और इसे आगे बढ़ाने के लिए हर 6 महीने में फिर से यही प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है। तो मतलब आपातकाल लागू होने के बाद हमारे देश का पूरा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ही बदल जाता है, जैसा आपने शुरू में कहा था, संघीय से एकात्मक। ये सुनने में बहुत बड़ा बदलाव लगता है। असल में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देश एक सेंट्रलाइज्ड कमांड पर चलने लगता है। सोचिए, ये ऐसा है जैसे एक कंपनी जिसके कई ब्रांच मैनेजर अपनी अपनी ब्रांच को स्वतंत्र रूप से चलाते हैं। अचानक हेड ऑफिस से एक फरमान आता है कि अब से सारे फैसले, छोटे से छोटे भी, सिर्फ हेड ऑफिस लेगा। राज्यों की अपनी पहचान और शक्तियां कागज पर रह जाती हैं। केंद्र सरकार किसी भी राज्य को किसी भी मुद्दे पर सीधे निर्देश दे सकती है। यहाँ तक कि संसद राज्यों के लिए कानून बना सकती है, जिसे हम राज्य सूची कहते हैं। और चुने हुए सांसदों और विधायकों का क्या होता है, लोकसभा और विधानसभाओं का? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल उसके सामान्य 5 साल से आगे एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कितनी भी बार किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म होगा, ये विस्तार 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक सकता। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा, मतलब 1971 से 77 वाली, उसका कार्यकाल 2 बार 1-1 साल के लिए बढ़ाया गया था। और अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, जिसका असर हर नागरिक पर पड़ता है। हमारे मौलिक अधिकारों का क्या होता है? क्या वो एक तरह से स्विच ऑफ हो जाते हैं? ये थोड़ा डरावना लगता है। दस्तावेज में अनुच्छेद 358 और 359 का जिक्र है। मुझे ये हमेशा कंफ्यूजिंग लगे हैं। इनमें असल फर्क क्या है? ये फर्क समझना बहुत जरूरी है और ये वाकई में बहुत सूक्ष्म है। अनुच्छेद 358 एक तरह का ऑटोमेटिक स्विच है। जैसे ही युद्ध या बाहरी हमले के आधार पर आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 19 के तहत मिले 6 मौलिक अधिकार अपने आप निलंबित हो जाते हैं। सरकार को इसके लिए अलग से कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं। यानी बोलने की आजादी, कहीं भी शांति से इकट्ठा होने की आजादी, कोई भी व्यापार करने की आजादी, ये सब खत्म, और सरकार को कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, ये ऑटोमेटिक है। इसीलिए अनुच्छेद 358 ज्यादा सख्त माना जाता है। अब आते हैं अनुच्छेद 359 पर। ये अलग तरीके से काम करता है। ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो एक अलग आदेश जारी करके ये बताएं कि कौन कौन से मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक अदालत नहीं जा पाएंगे। ये अधिकारों को सीधे तौर पे खत्म नहीं करता, बल्कि उनके हनन पर कानूनी उपाय पाने के अधिकार को छीन लेता है। मतलब आपका अधिकार तो है, लेकिन आप उसे लागू करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। ये तो एक तरह से अधिकार होने के बावजूद न होने जैसा है। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर 44वें संशोधन ने सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच जोड़ा है। वो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनुच्छेद 20 जो अपराधों में सजा से जुड़े संरक्षण देता है, और अनुच्छेद 21 यानी जीने का और अपनी निजी आजादी का अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता, इमरजेंसी में भी नहीं। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे सरकार पार नहीं कर सकती। तो राष्ट्रीय आपातकाल तो पूरे देश के लिए एक तरह का ब्रेक ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी वाला बटन है। लेकिन एक दूसरा प्रावधान है जो कहीं ज्यादा इस्तेमाल हुआ है और अक्सर राजनीतिक तूफान खड़ा कर देता है राज्यों में, राष्ट्रपति शासन। हाँ, अनुच्छेद 356 जिसे राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं, ये शायद संविधान का सबसे विवादास्पद प्रावधान है। दस्तावेज बताते हैं कि इसका 125 से भी ज्यादा बार इस्तेमाल हो चुका है। विडंबना देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में उम्मीद जताई थी कि यह एक मृत पत्र यानी डेड लेटर बनकर रह जाएगा, जिसका इस्तेमाल शायद ही कभी करना पड़े। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। तो ये लगाया कब जाता है? क्या केंद्र सरकार जब चाहे किसी भी राज्य की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर सकती है अगर वो उसे पसंद ना हो? सिद्धांतिक रूप से तो नहीं। ये तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट से या किसी और माध्यम से ये यकीन हो जाए कि राज्य में ऐसी स्थिति आ गई है जहां सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल सकती। इसे कहते हैं संवैधानिक तंत्र का विफल होना। लेकिन असलियत में कई बार इसका इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से हुआ है, खासकर उन राज्य सरकारों को हटाने के लिए जो केंद्र में बैठी पार्टी से अलग थी। तो क्या इसके मनमाने इस्तेमाल को रोकने के लिए कोई व्यवस्था है, या ये पूरी तरह से केंद्र की मर्जी पर है? नहीं, अब ऐसा नहीं है।
यहाँ पर न्यायपालिका ने एक बहुत बड़ी और साहसी भूमिका निभाई। 1994 के ऐतिहासिक एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत साफ दिशा निर्देश दिए। कोर्ट ने एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींच दी। क्या कहा था कोर्ट ने? कोर्ट ने साफ किया कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। अदालत ये जांच सकती है कि क्या इसे लगाने के लिए जो कारण बताए गए हैं वो तर्कसंगत और प्रासंगिक थे या नहीं। अगर अदालत को लगता है कि इसका इस्तेमाल दुर्भावना से किया गया था, तो वो न सिर्फ राष्ट्रपति शासन को रद्द कर सकती है, बल्कि बर्खास्त की गई राज्य सरकार और विधानसभा को बहाल भी कर सकती है। इस फैसले ने इसके राजनीतिक दुरुपयोग पर एक बहुत बड़ी लगाम लगाई है। अच्छा, एक तीसरा आपातकाल भी है, वित्तीय आपातकाल। इसका जिक्र बहुत कम सुनने को मिलता है। क्या अब ये कभी देश में लगाया गया है? नहीं, आज तक अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है और उम्मीद है कि कभी इसकी जरूरत भी न पड़े। ये तब घोषित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति को लगे कि भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को गंभीर खतरा है। और अगर ये लागू हो जाए तो इसके परिणाम क्या होंगे? इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। केंद्र राज्यों को वित्तीय अनुशासन के लिए कोई भी निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों सहित केंद्र और राज्य के सभी सरकारी अधिकारियों के वेतन और भत्तों में कटौती का आदेश दे सकते हैं। राज्यों के सभी मनी बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रखे जा सकते हैं। संक्षेप में, देश की पूरी आर्थिक बागडोर केंद्र के हाथ में आ जाती है। तो इन सभी प्रावधानों को एक साथ देखें तो एक तस्वीर उभरती है कि संविधान निर्माताओं में देश को हर संकट से बचाने के लिए सरकार को असाधारण शक्तियां दी। लेकिन दस्तावेज में संविधान सभा की बहसों का भी जिक्र है। क्या वहां सभी लोग इन शक्तियों को लेकर सहमत थे? बिल्कुल नहीं। संविधान सभा में इस पर बहुत तीखी बहस हुई थी। कई सदस्यों को गहरा डर था कि इन प्रावधानों का भयानक दुरुपयोग हो सकता है। उन्हें लगा कि ये देश के संघीय ढांचे को तबाह कर देंगे, राष्ट्रपति एक तानाशाह बन सकते हैं और नागरिकों के मौलिक अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाएंगे। जैसे कि किसने इसका विरोध किया था? HV कामत जैसे सदस्यों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये लोकतंत्र की नींव पर एक हमला है और हम एक ऐसे पुलिस राज्य की स्थापना कर रहे हैं जहां नागरिकों के अधिकार नहीं होंगे। TT कृष्णमाचारी ने भी चिंता जताई थी कि इनके जरिए राष्ट्रपति और कार्यपालिका एक संवैधानिक तानाशाही स्थापित कर सकते हैं। तो फिर डॉक्टर अंबेडकर ने इन डरों के जवाब में क्या तर्क दिया? उन्होंने इसका बचाव कैसे किया? डॉक्टर अंबेडकर ने इन आलोचनाओं को और दुरुपयोग की आशंका को स्वीकार किया, लेकिन उनका तर्क था कि ये किसी भी संकट से देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय हैं। उनका मानना था कि इन प्रावधानों का उद्देश्य लोकतंत्र को खत्म करना नहीं, बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए एक अंतिम हथियार के तौर पर रखना है। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी। क्या? उन्होंने कहा था कि अगर इन प्रावधानों का दुरुपयोग होता है तो इसका दोष संविधान का नहीं होगा, बल्कि उस इंसान का होगा जो इन शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। तो आज हमने भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों की परतों को खोला, राष्ट्रीय आपातकाल की जबरदस्त शक्तियों से लेकर राष्ट्रपति शासन के राजनीतिक इस्तेमाल तक और उस वित्तीय आपातकाल तक जिसकी हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल, और इसका एक बड़ा सबक ये है कि ये प्रावधान पत्थर की लकीर नहीं है, ये समय के साथ विकसित हुए हैं। 1975 के आपातकाल के कड़वे अनुभव ने हमें 44वें संशोधन के रूप में कई सुरक्षा उपाय दिए। फिर एसआर बॉम्बई जैसे अदालती फैसलों ने राज्य की असाधारण शक्ति और व्यक्ति की आजादी के बीच एक संतुलन बनाने की लगातार कोशिश की है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये दस्तावेज हमें कानून और संविधान के बारे में तो बताते ही हैं, लेकिन ये हमें एक गहरे सवाल पर भी सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद इन प्रावधानों के दुरुपयोग की संभावना को माना था, लेकिन उनका भरोसा उन लोगों पर था जो इस व्यवस्था को चलाएंगे। ये हमें इस विचार की ओर ले जाता है कि लोकतंत्र में शक्तियों के दुरुपयोग के खिलाफ अंतिम सुरक्षा कवच क्या है? कानून की जटिल भाषा और उसके सेफगार्ड, या उन लोगों का विवेक और चरित्र जो उस कानून का इस्तेमाल करते हैं?